Hello, good evening everyone. In today's lecture, we are gonna study about harvesting and threshing. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटेंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में, हार्वेस्टिंग होता क्या है, फिर रीपर क्या है, रीपर कम बाइंडर क्या है, और मूवर क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर क्या हो रहा होता है। फिर उसके बाद कुछ डिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पोटैटो डिगर्स क्या है। फिर थ्रेसर एंड इट्स कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, मतलब किस किस कंपोनेंट्स को मिला के थ्रेसर बना है, क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज है थ्रेसर में। फिर सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे DMRA एक्ट के बारे में। तो DMRA एक्ट क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज के लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज an important operation in the farming. This can be done either manually or with the help of power operated machinery. तो जो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है फार्मिंग में। जैसे क्रॉप सो हो गई, रेडी हो गई हैं कट होने के लिए, आगे सप्लाई के लिए, उसके सीड ग्रीन निकालने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग। तो ये क्या होता है, मैनुअली भी होता है, ये मैनुअली भी प्रोसेस है इसका, और बाय थ्रू पावर ऑपरेटेड मशीन्स जो आ रही हैं उसके थ्रू भी अब ये ऑपरेशंस होता है। तो ये एक ऑपरेशन है जो क्या करता है, क्रॉप को कट करेगा, पिक करेगा, डिग करेगा, या फिर ये तीनों ही प्रोसेस एक कॉम्बिनेशन वे में ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन होता है इसमें। किस लिए, टू रिमूव द क्रॉप, जो टू रिमूव द क्रॉप एंड इट्स ग्रेन। जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए, एक किसान को जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एक क्रॉप से चाहिए, वो पूरा ऑपरेशन क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अब इसके मेथड्स देखते हैं। जो मैनुअली मेथड्स होता था वो क्या होता था, थ्रू सिकल। सिकल आप लोग देखे होंगे जिसको नॉर्मली बोलते हैं हंसिया। तो उसका यूज़ होता था कैसे, पहले सबसे पहले स्लाइस करता था एक किसान, फिर अपने आप खींचता था, तो वो क्या होता था, पूरा स्टेम क्या होता है, टीयर होता था। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती थी, मैनुअली होती थी। स्लाइसिंग एंड टीयरिंग एक्शन उसमें होता था। तो स्लाइसिंग एंड टीयरिंग एक्शन होता था। इसके बाद क्या होता था कि 4 डिफरेंट एक्शंस होते हैं, किस लिए, पूरा ऑपरेशन ये क्या होता था, 4 डिफरेंट एक्शन से होता था। पहला पॉइंट जैसे आप लोग देख सकते हैं, स्लाइसिंग एक्शन, मतलब कट हो रहा है किससे, एक इस जो शार्प एज होता है एक सिकल का, उससे प्रॉपरली कट होगा क्रॉप। फिर क्या होता है, अपने यहाँ और अपनी तरफ किसान उस क्रॉप को खींचेगा, तो क्या होता है, टीयरिंग एक्शन होता है, टीयर होगा, स्टेम टीयर होगा, क्रॉप टीयर होगी। फिर क्या होता है, हाई वेलोसिटी सिंगल एलिमेंट इम्पैक्ट, मतलब एक जोर से सिंगल इम्पैक्ट एक स्टेम में, क्रॉप के स्टेम में, जब एक वर्कर या किसान या लेबर सिकल के यूज से एक शार्प एज से जब इम्पैक्ट करेगा क्रॉप में, तो क्या होगा, कट होगी। या फिर सबसे लास्ट पॉइंट देख सकते हैं हम लोग, ए 2 एलिमेंट सीजर टाइप एक्शन और सीरिंग टाइप जो कटिंग हो रही है, वो क्या है, पूरा 4 टाइप से जो एक्शन हो रहा है कटिंग का, वो तो ये बताया। अब जैसे कि इमेज में देख सकते हैं आप लोग, जो ब्लेड्स दी गई है, जो शार्प एज दिया गया है, तो वो क्या होती है, यही यूज आती है किसको, मैनुअली कटिंग में, जो क्रॉप्स को मैनुअली हार्वेस्ट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। तो इसके जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स का नाम भी देख सकते हैं आप लोग, सिकल का ब्लेड हो गई, वुडन हैंडल हो गया या प्लास्टिक हैंडल हो गया, और जैसे सेरेटेड सिकल हो गई, नीचे कटर बार भी देख सकते हैं। तो कटर बार अब जनरली अपग्रेडेड जो हार्वेस्टिंग मशीन आ रही है, कंबाइन हार्वेस्टर आ रहा है, तो उसमें यूज हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग रीपर। तो सबसे पहले मैनुअली जो मशीन्स थी, मशीन्स मतलब जो सीकल था,
सबसे पहले मैनुअली ही कट होता था, उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन आया, कुछ मशीन्स बनी, कटिंग मशीन्स बनी। तो सबसे पहले क्या आया, रीपर। अब रीपर क्या होता है, इट इज़ ए मशीन फॉर हार्वेस्टिंग सीरियल क्रॉप। अब सीरियल क्रॉप क्या होता है, जो ग्रास फैमिली की क्रॉप्स होती हैं, वीट्स हो गया, तो ये सब जो क्रॉप्स आती हैं वो क्या कहलाती हैं, सीरियल क्रॉप। अब ये क्या करती हैं, इनके पास क्या, इस रीपर के क्या पास क्या होगा, एक खुद का इंजन होगा, जो क्या होता है इजीली मूवेबल होगा, उसमें टायर्स होगा उस मशीन में। तो एक किसान क्या करता है, ऑपरेटर क्या करेगा, उसको इजीली यूज कर सकता है अपने फार्म फील्ड में क्रॉप को कट करने के लिए। अब जैसे ही वर्टिकल कन्वेयर रीपर दिया गया है, तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर क्या होता है, ए मशीन कॉल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर कम विंड्रोवर कैन कट द क्रॉप एंड ले इट टू द साइड। मतलब क्या करेगा, ये क्रॉप को कट करता जाएगा, और जो इसके जो क्रॉप्स कट हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, साइड बाय साइड उसको ले डाउन करेगा। तो बाद में जो लेबर होगा उसको क्या करेगा, पिक करेगा जो क्रॉप्स कट गई होंगी। इस जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख भी सकते हैं, तो वर्टिकल कन्वेयर क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, एक ट्रैक्टर पीटी ऑपरेटेड भी होता है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड इस मशीन में देख सकते हैं, जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप को कट कर रहा है, तो इसके पास जो देख सकते हैं कि एक खुद का एक इंजन है, एक पावर सोर्स दिया गया है जो पूरे मशीन्स को पावर देगा। ये टायरों को भी रोटेशनल मोशन देगा, जिससे कि वो आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर इसके बाद पावर कहाँ जाएगी, जो कटर बार दिया रहेगा जो हेल्प करता है क्रॉप को काटने में, वहाँ तक पावर देगा। तो ईजिली ये क्या होता है, देखिए इसमें मैन पावर जो लगती थी, किसमें, जो मैनुअली कटिंग हो रही है क्रॉप्स की, उससे बिल्कुल अभी यहाँ पे सिर्फ एक फार्मर है, वो अपना इजीली छोटी जो फार्म फील्ड है उसमें एक फार्मर भी अपनी क्रॉप को इजीली कट कर सकता है। अब आते हैं ट्रैक्टर पीटीओ ऑपरेटेड फ्रंट माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर के बारे में जानते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये प्रोपेलर शाफ्ट जो रहती है उस वो कनेक्ट होगी इसके ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से। अब पीटीओ शाफ्ट को पावर कहाँ से आ रही है, जो इंजन से पावर गियर बॉक्स ट्रांसमिशन में जाएगी, वहाँ से होते हुए कहाँ जाएगी, सीधे पीटीओ शाफ्ट तक। पीटीओ शाफ्ट से पूरा पावर इस इम्प्लीमेंट में जाएगी, जिसके कारण ये स्टार व्हील जो दिए गए हैं आगे वो रोटेट करेंगे। कटर बार क्या करेगा, कट करेगा क्रॉप को, स्टार व्हील क्या करेगा, उस जो कट क्रॉप होगी उसको साइड बाय साइड लाके साइड में गिरा देगा। अब आते हैं जैसे रीपर बाइंडर। अब रीपर बाइंडर में नाम से आपको पता चल रहा है, बाइंडर बाइंडर मतलब कुछ बांधने का काम कर रहा होगा। तो अब क्या, बांधने का काम कैसे, वो हम लोग जानेंगे रीपर बाइंडर से। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्टिकल कन्वेयर रीपर क्या करता था, सिर्फ क्रॉप को कट करने का काम करता था, और कट करके वो साइड में फेंक देता था क्रॉप को। तो उसके बाद जो लेबर आता था या फार्मर आता था उसको पिक करता था, बाइंड करता था, फिर जाके उसको उससे सीड निकालता था। अब इसके बाद वो भी टाइम कंज्यूमिंग होता था वर्क, मतलब उसके लिए भी मैन फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए पिक करने के लिए। तो उसके बाद फिर अपग्रेडेड मशीन्स क्या आई, रीपर बाइंडर। वो क्या करता था, मशीन को कट करेगा, फिर क्या होगा, इकट्ठा एक बंडल बनाएगा, उसको बाइंड करेगा। नॉटिंग डिवाइस दी रहती है इसमें, तो एक नॉटिंग डिवाइस हेल्प करती है पूरी क्रॉप को एक बंडल बना के उसको बाइंड करने के लिए। तो ये रीपर बाइंडर भी आते हैं दो टाइप से, एक सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर होगा, एक ट्रैक्टर पीटीओ ऑपरेटेड साइड माउंटेड हो गया। फ्रंट माउंटेड भी आता है, साइड माउंटेड भी आता है। तो डिफरेंट टाइप से भी जो रीपर कम बाइंडर हैं वो आते हैं। तो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये 3 व्हील्ड भी आते हैं और 4 व्हील्ड भी आते हैं। तो इमेज में जैसे देख सकते हैं, पहली इमेज में ये 3 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, इसको टर्न कैसे कराएंगे, वर्क कैसे करेगा। तो इसके पास भी एक सेल्फ इंजन रहता है पावर सोर्स के लिए। तो अब टर्निंग के लिए जो ऑपरेटर सीट है उसके नीचे जो सिंगल व्हील दिया गया है,
और जैसे साइकिलों में पैडल दिया रहता है वैसे एक पैडल भी इस मशीन में रहेगा। इस तो वो क्या करता है, टर्निंग डिवाइस के लिए काम करता है। ये जो सिंगल व्हील ऑपरेटर सीट के नीचे वो भी एक टर्निंग डिवाइस जैसे वर्क कर रहा है। और इसमें जो हैंडल दिया है रीपर बाइंडर में, तो वो उसमें दो क्लच दिए रहते हैं, डॉग क्लच नाम से जानते हैं उसको। तो वो भी जैसे हम लोग को लेफ्ट टर्न कराना है तो लेफ्ट पैडल प्रेस करेंगे पहले, फिर लेफ्ट डॉग क्लच क्लच प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टर्न होगा। जैसे ही स्ट्रेट करना है तो हम पैडल को स्ट्रेट करेंगे और क्लच को छोड़ देंगे तो फिर वो स्ट्रेट मोशन में बढ़ता जाएगा आगे, और जो क्रॉप को है कट करता जाएगा। फिर ट्रैक्टर पीटीओ ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, ये करेगा, पावर लेगा किससे, ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से पावर लेगा। ए रीपर बाइंडर विच रिक्वायर ए ट्रैक्टर ऑफ सुटेबल पावर रेटिंग टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ पावर फॉर इट्स वर्किंग। इट मे बी साइड माउंटेड, मतलब साइड माउंटेड भी ये आते हैं। फिर अब इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, मूवर। अब मूवर क्या होता है, मूवर एक ऐसी मशीन है जो छोटी क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप हो गया या ग्रासेस हो गई, उसको इजीली कट करने के लिए यूज होता है। देख सकते हैं हम लोग, इट कट द स्टेम ऑफ स्टैंडिंग वेजिटेशन टू मेक हे आउट ऑफ देम। या मूवर मेनली यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ग्रासेस एंड फॉरेस्ट क्रॉप। और ये क्या करता है, क्रॉप को या ग्रास को कट करता जाता है, वहीं फील्ड में फैलाता जाता है। पहली लाइन जैसे देख सकते हैं, मशीन टू कट द हार्वेस्ट क्रॉप एंड लीव देम इन ए स्वाथ, वहीं पे फैलाता जाएगा कट करते करते। अब मूवर को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में, पावर सोर्सेज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में कैसे मूवर को 4 पार्टों में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले है सिलिंड्रिकल मूवर, फिर आता है रेसिप्रोकेटिंग मूवर, फिर आएगा हॉरिजेंटल रोटरी मूवर, फिर आता है फ्लेल टाइप मूवर। तो रेसिप्रोकेटिंग मूवर कैसे वर्क करेगा, जो वर्टिकल मोशन होता है इस तरह, जैसे रेसिप्रोकेटिंग इंजन वर्क कर रहा है तो वैसे ही वो रोटेट करता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मूवर अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू पावर सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ पावर के अकॉर्डिंग भी ये 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है, मैनुअली ऑपरेटेड, दूसरा एनिमल ड्रॉन ऑपरेटेड, मतलब बुलक्स के थ्रू भी खींच सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू इससे वर्क ले सकते हैं। फिर आता है ट्रैक्टर ड्रॉन, मतलब पीटीओ के थ्रू जो वर्क लेगा, ट्रैक्टर से पावर सोर्स लेगा उससे। फिर आता है सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब खुद का इंजन उस मूवर के पास होगा उस। तो इस टाइप से सोर्सेज ऑफ पावर को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि इमेज में ये देख भी सकते हैं आप लोग कि ये जो मूवर दिया गया है ये क्या है, ट्रैक्टर पीटीओ ऑपरेटेड है। ये जो येलो कलर की जो शाफ्ट देख रहे होंगे सिलिंड्रिकल शाफ्ट, वो क्या होता है, ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से कनेक्ट होके पूरा पावर लेगा, और पावर किसको जाएगी, फिर यहाँ से ये जो लंबी ब्लेड देख रहे हैं कटर बार, इसको कटर बार बोलते हैं। तो कटर बार क्या करेगा, फॉरेस्ट क्रॉप हो गई, छोटी ग्रासेस हो गई, उसको कट करने का काम करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। अब जैसे कि नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, कंबाइन कंबाइन मतलब एक से ज़्यादा कुछ काम कर रहा होगा ये। अब ज़्यादा कैसे, अब कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है, सबसे पहले क्रॉप को कट करेगा, कट करने के बाद क्या करेगा, सेपरेट करेगा, क्लीन करेगा, और क्या होगा, ग्रेन्स को कलेक्ट करके ग्रेन्स अलग करता है, और जो उससे बची जो स्ट्रॉ होती है, चाफ जो बचता है, उसको अलग बाहर कर देता है। जैसे कि हम लोग पढ़ सकते, ए मशीन डिजाइंड फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, सेपरेटिंग, जैसे कि बताया था अभी मैंने, सेपरेट करता है, क्लीन करता है, ग्रेन्स को कलेक्ट करता है, और क्या होती है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग क्रॉप। अब क्रॉप्स भी क्या होते हैं, कुछ टॉल क्रॉप होती हैं, कुछ मीडियम क्रॉप होती हैं, कुछ शॉर्ट क्रॉप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको कट करता है। अब कंबाइन हार्वेस्टर भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया, एक सेल्फ प्रोपेल्ड है जिसके पास खुद का इंजन प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स पावर सोर्स, उसको कितनी पावर चाहिए, कितने एचपी चाहिए उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए, तो उस अकॉर्डिंग उसके पास खुद का एक इंजन होता है। फिर एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी आता है, मतलब
एक पूरे कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर एक ट्रैक्टर माउंट होगा कि उस पूरे कंबाइन हार्वेस्टर को कितना एचपी चाहिए, उस पावर के अकॉर्डिंग ही एक ट्रैक्टर उसमें दिया जाएगा, माउंट किया जाएगा। छोटे ट्रैक्टर जैसे हो गए 35 HP 45 HP, वो उसमें वर्क नहीं कर सकता है। अबाउ 60 HP 70 HP के अबाउ जो ट्रैक्टर रहते हैं वही ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर में वर्क कर सकता है। अब जैसे कि ये इमेज में देख सकते हैं दोनों टाइप्स के कंबाइन हार्वेस्टर, एक है सेल्फ प्रोपेल्ड जिसके पास खुद का इंजन है, फिर एक ट्रैक्टर माउंटेड दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का जो ट्रैक्टर महिंद्रा का इसके ऊपर है। तो ये दो टाइप्स के हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं मार्केट में। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स एक कंबाइन हार्वेस्टर में रहता है, ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कैसे क्रॉप को कट करता है, क्रॉप किस किस पार्ट से होते हुए एक कंटेनर या ग्रेन टैंक में जाता है। तो ये कलर कोडिंग कुछ दी गई हैं। तो जो रेड कलर है बच्चों, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रॉप को, जो क्रॉप कट होके अंदर जाएगी। फिर बच्चों जो स्ट्रॉ है, जो चाफ है, जो क्रॉप्स में ग्रेन्स के साथ साथ रहता है, वो किस से कलर कोडिंग से इंडिकेट किया गया है, ग्रीन कलर से। और फिर ग्रेन्स को किस चीज़ कलर से इंडिकेट किया गया है, येलो कलर। तो अब सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। रील है, कन्वेयर है, थ्रेसिंग सिलेंडर, कॉनकेव डिस्क, ब्लोवर, सीव, ऑगर, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर में लगे होते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस जानते हैं, कैसे क्रॉप किस पार्ट से होते हुए कहाँ कैसे हो किस किस पार्ट में जाएगी, और लास्ट में एक ग्रेन्स कलेक्ट होता है टैंक में। तो जो क्रॉप होगी वो यहाँ कटर बार से, सबसे नीचे जो कटर बार दिया है वहाँ कट होगी। फिर जो रील दिया है ऊपर, सिलेंड्रिकल रील दी है, वो क्या होगी, रोटेट करेगी। रोटेट क्यों करेगी, वो अपने तरफ क्रॉप को खींचेगी और कलेक्ट करती जाएगी। जो कट होगा क्रॉप कलेक्ट करते करते वो कहाँ जाएगी, कन्वेयर बेल्ट के अंदर भेजेगा। कन्वेयर बेल्ट क्या करेगा, उसको ऊपर पहुँचाएगा। ऊपर पहुँचाएगा कहाँ पे, थ्रेसिंग सिलेंडर में। थ्रेसिंग सिलेंडर का ही एक काम है, जो थ्रेस करेगा, रोटेट करते करते थ्रेस करेगा पूरी क्रॉप को जो कट होती है। और सीड, चाफ जो रहता है उसको, स्ट्रॉस को अलग अलग करता है थ्रेसिंग सिलेंडर। नीचे ही इसके थ्रेसिंग सिलेंडर के देख सकते हैं आप लोग कि कॉनकेव डिस्क दिया गया है। अब कॉनकेव डिस्क और थ्रेसिंग सिलेंडर का भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, कुछ काम है, तो वो हम लोग आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें कुछ कुछ क्लियरेंस भी देना पड़ता है क्रॉप के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अब यहाँ से थ्रेसिंग सिलेंडर से होते हुए फिर कहाँ जाएगी, सीव से होते हुए पूरा जो ग्रेन्स हो गया, चाफ, स्ट्रॉ का मिक्सचर आगे बढ़ेगा। फिर जस्ट सीव के नीचे आप लोग देख रहे होंगे ब्लोवर दिया गया है। तो ब्लोवर क्या करेगा, ग्रेन्स को अलग कर देगा, और जो चाफ और स्ट्रॉ है वो ब्लोवर के थ्रू क्या होगा, अलग होते हुए बाहर निकल जाएगा, और ग्रेन्स क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा सीव में। और सीव से होते हुए कहाँ जाएगा, ये सीधे ऊपर ग्रेन टैंक्स में। अब कुछ जो सीड्स हैं, मतलब एक ही प्रोसेस में एक ही बार में तो सारे सीड्स ग्रेन टैंक में नहीं जा पाएंगे, कुछ बच जाएंगे सीव में। तो वो क्या होगा, फिर से रिटर्न शूट से होते हुए ऑगर में आएगा, ऑगर से होते हुए सीव में जाके फिर से वो ग्रेन टैंक में बचे जो सीड्स रहते हैं वो वापस चले जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, एक वर्किंग प्रोसेस, कि कंबाइन हार्वेस्टर कैसे वर्क कर रहा है, किसके पार्ट से होते हुए क्रॉप जाती है, एक कलेक्ट होती है पूरे ग्रेन टैंक में। जैसे कि इमेज में डिफरेंट टाइप से के जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं वो देख सकते हैं। जैसे पूरा फुल हो जाता है जो ग्रेन टैंक, तो वो क्या होता है, अनलोडर से पूरा अनलोड कर लिया जाता है एक सेपरेट ट्रॉली में, ट्रैक्टर की ट्रॉली में सेपरेट अलग कर लिया जाता है। अब जो एडजस्टमेंट के बारे में अभी बात हो रही थी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहा होगा एडजस्ट सिलेंडर कॉनकेव क्लियरेंस। अब कॉनकेव क्लियरेंस क्या होता है बच्चों, तो ये जो देख रहे होंगे आप लोग थ्रेसिंग सिलेंडर फिगर में, और नीचे जो कॉनकेव डिस्क लगी है, इन दोनों के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो कहलाता है क्या, कॉनकेव क्लियरेंस।
जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं फर्स्ट लाइन, इट इज़ द क्लियरेंस बिटवीन द थ्रेसिंग ड्रम एंड कॉन्केव डिस्क। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो क्लियरेंस होगा, जो हल्का क्लियरेंस देते हैं, गैप जो देते हैं, वो कहलाता है कॉन्केव क्लियरेंस। अब इसकी स्पीड्स भी, सिलेंडर की स्पीड एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो आ रही हैं, टॉल क्रॉप्स आ रही हैं, शॉर्ट, मीडियम, किस वैरायटी की क्रॉप है, उसके अकॉर्डिंग सिलेंडर की स्पीड भी एडजस्ट किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो ड्रम की स्पीड दिया गया है या कॉन्केव क्लियरेंस दिया गया है, वो कितना रखना चाहिए, तो वो एक डेटा दिया गया है। जैसे वीट की, गेहूं की फसल है, तो उसमें जो ड्रम की स्पीड होगी, ड्रम की स्पीड बच्चों कैसे कितना रखना चाहिए, 900 टू 1000 आरपीएम। और जो कॉन्केव क्लियरेंस है वो क्या, आगे का जो रहेगा पार्ट कॉन्केव क्लियरेंस का, वो 15 mm, और पीछे थोड़ा कम, पीछे कम रहेगा, इस हल्का रहेगा कितना, 7 mm तक। और जैसे धान, पैडी क्रॉप हो गया, उसमें 600 टू 800 आरपीएम रखेंगे। और फ्रंट में जो क्लियरेंस रहेगा, कॉन्केव क्लियरेंस कितना रहेगा, 17 mm रहेगा। और रियर पीछे साइड 14 mm। ऐसे ही सोयाबीन में 250 से 600 की रेंज तक आरपीएम रहता है, क्योंकि कुछ सोयाबीन जैसे फार्म फील्ड में छोटी सोयाबीन हुई है, तो वहाँ के लिए अलग आरपीएम की स्पीड रहेगी ड्रम की। कुछ जगह बड़ी सोयाबीन की सीड है, तो वहाँ के लिए अलग थोड़ा स्पीड रहेगी, तो इसलिए 250 से 600 की रेंज लिया गया है। अब इसमें जो कॉन्केव क्लियरेंस है वो कितना रखना है, 15 mm से, और रियर जो पीछे का क्लियरेंस है वो 11 mm। अब आते हैं ग्राम। ग्राम क्या होता है बच्चों, चना। चने में कितनी रखनी चाहिए, तो चने में जो ड्रम की स्पीड है वो रखेंगे हम लोग 450 टू 700 mm। और जो कॉन्केव क्लियरेंस आगे फ्रंट साइड रखना है 15 mm, और रियर साइड रखना है 11 mm। और जो मस्टर्ड, जो हम लोग का सरसों दाना रहता है, छोटे छोटे सरसों दाना, उसमें 450 टू 700 की आरपीएम की स्पीड रखेंगे, ड्रम की स्पीड। और जो पीछे का जो क्लियरेंस रखेंगे, कॉन्केव क्लियरेंस बिल्कुल माइनर 5 mm तक। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके जो सीड्स रहते हैं मस्टर्ड के बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए इतना कम रखना पड़ता है। अब जैसे कि रील एडजस्टमेंट है। रील क्या होता है, जो अपने रोटेशन से क्या होता है, क्रॉप को अंदर जो बेल्ट तक पहुंचाता है, और बेल्ट से होते हुए फिर थ्रेसिंग ड्रम में जाती है वो। उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जो ट्रेवल स्पीड है, एक कंबाइन हार्वेस्टर की ट्रेवल स्पीड है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से, तो अपना पूरा रील एडजस्टमेंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप हाइट। टॉल क्रॉप है, मीडियम क्रॉप है या शॉर्ट क्रॉप है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रील की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी रिकमेंड किया गया है। जैसे वीट की क्रॉप हो गई, तो कटिंग करते समय, हार्वेस्टिंग करते समय कितना मॉइस्चर रहना चाहिए क्रॉप में, या सीड में कितना मॉइस्चर रहना चाहिए, तो कुछ क्रॉप का दिया गया है। जैसे पैडी, धान की क्रॉप जो है, उसमें देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट है किस रेंज में रहना चाहिए, 16 टू 25% रिकमेंड किया गया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ पैडी क्रॉप। जो डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंग एक रेंज दी गई है। और ऐसे सीड ग्रेन मॉइस्चर कितना होता है, रिकमेंड किया गया है 16 टू 22%। और वीट क्रॉप कितनी है, 10 टू 20% दिया गया है मॉइस्चर कंटेंट। और ऐसे ही सीड का उसका है 10 टू 16% रिकमेंड किया गया है। अब आते हैं पोटैटो डिगर। तो पोटैटो डिगर क्या होता है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है पोटैटो को डिग करना। तो पोटैटो की सोइंग कैसे होती है बच्चों, सबसे पहले जो बंड्स बनाए जाते हैं, मेड़ बनाए जाते हैं, उसमें पोटैटो की सोइंग होती है। फिर जब वो रेडी हो जाते हैं पोटैटो हार्वेस्टिंग के लिए, तो सबसे पहले कैसे होता था, मैनुअली हार्वेस्ट होता था। तो मैनुअली हार्वेस्ट करने में, जैसे बड़ी बड़ी हेक्टेयर्स में फील्ड हैं, तो कितने आदमी लग सकते हैं, उसमें एक डेटा दिया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं, तो 600 मैन आवर पर हेक्टेयर। तो 1 घंटे वर्क करने के लिए 1 हेक्टेयर में 600 आदमी लगते हैं। तो दिन भर में देख, आप लोग एज्यूम, इमेजिन कर सकते हैं
कि कितना कॉस्ट लेबर चार्ज लगेगा पूरे पोटैटो फील्ड से पोटैटो को हार्वेस्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर है वो जो प्रॉफिट कमाना चाहता था वो प्रॉफिट उसको मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, लॉस में जाएगा। तो जो पोटैटो डिगर है वो क्या किया, सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंट आया किसके लिए, फार्मर्स के लिए, कि कम समय में और कम लागत किसानों की जो कॉस्ट है वो बचा सके, टाइम बचा सके, एनर्जी बचा सके, और लेबर जो चार्ज रहते हैं, जो एक्स्ट्रा लेबर चार्ज रहते हैं उसको सेव कर सके। तो इसके लिए पोटैटो डिगर से देख सकते हैं एक ऑपरेटर ही, खुद एक किसान ही ट्रैक्टर के यूज से इस इम्प्लीमेंट को यूज करके अपनी फील्ड से हार्वेस्ट कर सकता है पोटैटो को। अब आते हैं हम लोग थ्रेसर में। तो थ्रेसर क्या होता है, थ्रेसर होता है जो जैसे हार्वेस्ट हो गई क्रॉप, तो अब उससे क्या होता है, ग्रेन्स निकालने का जो प्रोसेस होता है, किससे, ईयर हेड जो होता है, कॉब पॉड जो होते हैं ग्रेन्स, उससे क्या होता है, डिटैच करने के लिए ग्रेन्स को। तो ये प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। और ये थ्रेसिंग 3 मेथड से वर्क करता है, बाय रबिंग, रब करने से, इम्पैक्ट हो गया, या फिर ट्रिपिंग से। तो 3 मेथड से क्या होता है, थ्रेसिंग मेथड अप्लाई होता है। जैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, द ऑपरेशन ऑफ डिटैचिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द ईयर हेड, कॉब और पॉड इज कॉल्ड थ्रेसिंग, एंड थ्रेसिंग कैन बी अचीव्ड बाय 3 मेथड, वाई, रबिंग, इम्पैक्ट और ट्रिपिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो अब थ्रेसर को भी डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स में 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले क्या है बच्चों, सिंगल क्रॉप थ्रेसर। सिंगल क्रॉप थ्रेसर का मतलब है कोई पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए ही वो थ्रेसर काम आएगी। जैसे वीट की क्रॉप है तो वीट की क्रॉप के लिए ही काम आएगा, पैडी की क्रॉप है तो पैडी क्रॉप के लिए ही वो थ्रेसर काम आएगा। फिर दूसरा टाइप है मल्टी क्रॉप थ्रेसर। तो मल्टी क्रॉप थ्रेसर से क्या होता है बच्चों, 2 से 3 या और भी ज़्यादा क्रॉप्स को थ्रेसिंग कर सकते हैं, उसकी मतलब ग्रेन्स को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, तो फिर अच्छा हुआ, मतलब किसान के ज़्यादा काम आएगा, एडवांटेज है इसके। अब अकॉर्डिंग टू थ्रेसिंग सिलेंडर, थ्रेसिंग सिलेंडर के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, क्लासीफाई किया गया है थ्रेसर को। जैसे कि देख सकते हैं, सिंडिकेटर हो गया, हैमर मील हो गया, स्पाइक टूथ हो गया, या फिर रास्प बार टाइप हो गया। अब पावर सोर्स के अकॉर्डिंग भी थ्रेसर को क्लासीफाई किया गया है। तो पावर सोर्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है थ्रेसर के। पहला क्या होता है, मैनुअली ऑपरेटेड। मैनुअली ऑपरेटेड के बाद इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटेड, फिर स्टेशनरी इंजन ऑपरेटेड, फिर लास्ट में आता है ट्रैक्टर पीटी ऑपरेटेड। अब जो टाइप्स ऑफ थ्रेसिंग ड्रम है, थ्रेसिंग ड्रम कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पेग टाइप देख रहे होंगे, लूप टाइप देख रहे होंगे। तो ये जो पेग एंड लूप टाइप में है बच्चों, आप लोग छोटे छोटे स्पाइक्स देख रहे होंगे। तो ये जब रोटेट होता है अंदर थ्रेसिंग ड्रम, तो वो क्या करता है, क्रॉप को थ्रेस करेगा, ये स्पाइस क्या करेंगी, ग्रेन्स को अलग करेंगी, और जो चाफ होगा, स्ट्रॉज होंगे, उसको अलग करने का काम यही थ्रेसिंग ड्रम ही करता है। फिर एक एंगल बार टाइप देख रहे होंगे, छोटे छोटे एंगल्स लगे हुए हैं मेटल्स के, तो एंगल बार टाइप्स का आता है। फिर देख रहे होंगे आप लोग हैमर मिल टाइप का देख रहे होंगे, फिर रास्प बार टाइप है, फिर एक स्पाइक टूथ टाइप है, उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कॉन्केव डिस्क भी लगी हुई है। तो इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, थ्रेसिंग ड्रम आते हैं। अब आते हैं हम लोग पावर थ्रेसर में। पावर थ्रेसर का क्या काम है, वो एक स्टेशनरी एक जगह खड़े होके पूरी थ्रेसिंग की जो ऑपरेशन है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट कर सकता है भाई थ्रू, क्या होता है, जैसे पहले इमेज में देख सकते हैं पीटी ऑपरेटेड भी है। पीटी ऑपरेटेड है मतलब ट्रैक्टर से पावर लेगा, एक जगह खड़े होके पूरा प्रोसेस कर देगा। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मेन शाफ्ट हो गया, या फ्लाई व्हील हो गया,
सिलेंडर हाउसिंग हो गया, ब्लोअर हाउसिंग हो गया। ब्लोअर हाउसिंग का मतलब जो स्ट्रॉज हैं उसको अलग बाहर कर देना और ग्रेन्स को कलेक्ट करके एक कंटेनर में करने का प्रोसेस करता है ब्लोअर हाउसिंग। फिर जैसे कि फीडिंग सूट हो गया, इधर से क्रॉप जाएगी थ्रेसिंग सिलेंडर में और क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा, थ्रेसिंग होगी, सिलेंडर रोटेट करेगा थ्रेसिंग सिलेंडर, और जो पूरे पार्ट्स हैं वो अलग होगा क्रॉप के। फिर इसमें देख सकते हैं जो थ्रेसिंग का सिलेंडर कवर भी दिया रहता है एज ए सेफ्टी पर्पस के लिए, कि जो फीड कर रहा है क्रॉप्स को फार्मर, उसका हाथ किसी भी तरह कांटेक्ट में ना आए, किसके, जो थ्रेसिंग ड्रम है। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं, जैसे कि सिलेंडर स्पीड एंड कॉन्केव क्लियरेंस इसमें, फिर एडजस्टमेंट ऑफ ब्लोअर, कितनी स्पीड से ब्लोअर चलना चाहिए, या एडजस्टमेंट ऑफ जो सीव्स हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप से कितना क्लियरेंस रखना चाहिए, कॉन्केव क्लियरेंस, या पेरिफेरल स्पीड कितनी रखनी चाहिए। तो पेरिफेरल स्पीड निकालने का भी एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू डी इंटू आर डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें डी क्या है, जो थ्रेसिंग ड्रम है, थ्रेसिंग ड्रम का क्या होता है, डायमीटर कितना दिया गया है, तो वो डायमीटर हो गया, प्लस आर क्या है, आरपीएम, आरपीएम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर रोटेट कर रहा है कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो इसका डेटा लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल जो स्पीड है वो निकल आएगी। अब जैसे क्रॉप दी गई है, वीट की क्रॉप, गेहूं के लिए कितनी स्पीड चाहिए, पेरिफेरल स्पीड 20 to 25 मीटर पर सेकेंड, और इसमें कॉन्केव क्लियरेंस बच्चों कितना चाहिए, 20 to 25 mm। अब पैडी हो गई, धान की क्रॉप हो गई, तो धान में 15 to 20 पर मीटर पर सेकेंड चाहिए की स्पीड, और इसमें कॉन्केव क्लियरेंस चाहिए 30 to 35 mm। सोयाबीन हो गई, इसमें 8 to 10 मीटर पर सेकेंड चाहिए स्पीड, और कॉन्केव क्लियरेंस चाहिए 25 to 30 mm। ग्राम हो गया, चने की जो खेती होती है उसमें 10 to 12 मिनट पर सेकेंड की पेरिफेरल स्पीड चाहिए, और कॉन्केव क्लियरेंस कितना चाहिए, 25 to 30 mm। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब जैसे ये मशीन्स किसान यूज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन हो गया, रीपर हो गया, रीपर कंबाइंडर हो गया, जैसे मूवर हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें ब्लेड्स होती हैं, तो इसमें भी सेफ्टी कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। रोटेशनल मोशन होता है परमानेंट ड्रम्स का, सिलेंडर ड्रम्स का, जो पावर थ्रेशर है, जैसे बेल्ट पुलीज रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पुलीज दी रहती हैं कंबाइन हार्वेस्टर में, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस एक ऑपरेटर को रखने चाहिए, तो वो दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, डू नॉट रिमूव गार्ड्स या सेफ्टी डिवाइस, जो सेफ्टी गार्ड्स दिए गए हैं एक मशीन में, या सेफ्टी जो डिवाइसेस हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कभी भी रिमूव नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है, पर्सनल जो सेफ्टी है इंसान के लिए ही रहता है, जो खुद को सेव करने के लिए ही एक मैन्युफैक्चरर उस मशीन में सेफ्टी गार्ड्स प्रोवाइड करता है, कि जो ऑपरेटर है वो सेफ रहे, डायरेक्ट कांटेक्ट में, मूवेबल पार्ट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। फिर क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं, 16 एज के जो छोटे बच्चे हैं, या जो ज़्यादा एज के एल्डर्स हैं, उसको भी क्या करना चाहिए, जो डायरेक्ट फीडिंग ऑफ क्रॉप्स करते हैं, जो पावर थ्रेशर में जो फीड करते हैं क्रॉप्स को, तो उसको उससे क्या करना चाहिए, दूर रखना है। जैसे ट्रैक्टर वर्क करवा रहे हैं, ट्रैक्टर से वर्क ले रहे हैं, या इम्प्लीमेंट्स चला रहे हैं फार्म फील्ड में, तो उनको क्या होता है, दूर रखना चाहिए ऑपरेटर को। या जो किसान है उसके फैमिली मेम्बर हैं, तो उनको भी ये ध्यान देना चाहिए, छोटे बच्चे जब वर्क हो रहा है खेत में तो वहाँ पे ना जाएं। अब क्या होता है, जो लूज क्लॉथ पहनते हैं, या गमछा जो किसान धूप में लगा लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए जब वर्क ले रहे हैं। या जो चैन्स हो गई, ब्रेसलेट हो गया, वॉचेस हो गई, तो उसको भी जो फार्म में वर्क करते समय या मशीन का यूज़ करते समय ये सब उतारना चाहिए, इन सब को पहन के नहीं जाना चाहिए। धोखे से कहीं मूवेबल पार्ट्स के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होता है, एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है।
और ये क्या होता है, सीवियर इंजरीज भी क्रिएट कर सकता है। अब क्या होता है, डू नॉट वर्क वाइल टायर्ड, जब थका हो इंसान तब क्या होता है, वर्क नहीं लेना चाहिए। और या तो अनवांटेड लिक्विड्स लिकर्स हो गया उसको पी के या स्मोक करके या कोई फायर जला के क्या होता है, थ्रेसिंग यार्ड या थ्रेसर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है क्रॉप्स ज़्यादा सूखी हों, कांटेक्ट आ गया वो फायर के, तो क्या होता है पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है या फील्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है, या ह्यूमन भी कांटेक्ट में उस फायर के आ सकता है, तो इससे क्या हो गया, ह्यूमन लाइफ भी जा सकती है उस किसान की, या सीवियर इंजरीज हो सकती है। अब क्या होता है, देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट, जैसे किसान जैसे कुछ शाम में या रात में फार्म फील्ड में वर्क कर रहा है तो प्रॉपर लाइटिंग हो, या ट्रैक्टर की जो हेडलाइट्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, जो प्लाऊ लैंप जलता है पीछे वो प्रॉपर वर्क कर रहा हो, बैटरी चार्ज हो प्रॉपर, तभी वर्क करना चाहिए। अब आते हैं DMRA इंट्रोडक्शन में। अब DMRA क्या है, तो DMRA का फुल फॉर्म होता है बच्चों, डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट। अब ये एक्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई, मतलब ये एक्ट क्या है, तो जैसे ये पावर थ्रेशर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, इसके लिए ही बनाया गया था ये DMRA एक्ट। तो ये क्या करते हैं, बड़ी मशीन्स हैं, ये क्या होता है, सीवियर इंजरीज दे सकती हैं, डेंजरस मशीन है, परमानेंट, इसमें क्या होता है बड़ी बड़ी रील्स हैं, अंदर थ्रेसिंग ड्रम है, वो परमानेंट रोटेशनल मोशन में रहता है, कटर बार है, ब्लेड्स हैं, अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी वर्कर लेबर या कोई किसान आ रहा है तो वो क्या होता है, बचने के चांसेस भी इसमें कम ही रहते हैं, तो इसलिए इसको एक DMRA एक्ट बनाया गया है। तो ये DMRA एक्ट के अंतर्गत क्या है देखते हैं बच्चों, तो जो DMRA एक्ट सबसे पहले पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 1983 में। तो ये क्या होता है, जो 1983 में पास हुआ तो ये क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, सीवियर इंजरीज हो गई या किसी की डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट के थ्रू कंपनसेशन प्रोवाइड करना या पेमेंट मिल सके, या किसी लेबर जो कम है, जो कमा नहीं पा रहा है, उसकी फैमिली को आर्थिक स्थिति में सहायता मिल सके, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। अब ये लागू कब हुआ, एमेंड कब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये 2007 में एमेंड हुआ, और इसके बाद पावर थ्रेशर के बाद दो और इम्प्लीमेंट भी इस DMRA एक्ट में ऐड किए गए, जैसे कि पावर ऑपरेटेड चाफ कटर हो गया और शुगर केन क्रशर भी हो गया। तो अब कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो किसकी, जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, ऑनर है, यूजर है, तो अंडर DMRA एक्ट में जो चैप्टर 4 है, 5 है, उसके अंतर्गत कुछ ड्यूटीज़ भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उस हिसाब से भी मैन्युफैक्चरर को एक मशीन को बनाना चाहिए। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर टू इंश्योर दैट एवरी पार्ट ऑफ डेंजरस मशीन कन्फर्म्स टू प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड एक BIS कोड में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो मेजरमेंट एंगल्स और जो पार्ट्स कौन कौन से मेटल्स यूज़ करने चाहिए, तो उसमें जो रूल्स दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पूरी मशीन्स को बनाना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को। और अगर वो मशीन्स उस स्टैंडर्ड में नहीं खरी उतरती हैं, वो स्टैंडर्ड से बाहर बनी हैं, तो उस मैन्युफैक्चरर कंपनी को या जो उसका CEO है, जो कंपनी देख रहा है, उसको पनिशमेंट भी, उसके एम्प्लॉयज़ को भी पनिशमेंट मिल सकती है और कंपनसेशन भी, फाइन भी भरना पड़ सकता है। और जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है, या जो एम्प्लॉयर्स है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे जो यूजर टू गेट ईच डेंजरस मशीन रजिस्टर, सबसे पहले जो डेंजरस मशीन जो ये पावर थ्रेशर ले रहा है, मशीन्स ले रहा है, उसको सबसे पहले रजिस्टर करवाना चाहिए। और क्या होता है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो मशीन्स की बनती हैं उसको प्रॉपर बनवाना चाहिए, कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है
या कुछ मशीन्स को नुकसान होता है तो उसको क्लेम कर सकते हैं, पॉलिसी को क्लेम कर सके फार्मर, और जो लॉसेस हो रहे हैं उस वो पेमेंट के थ्रू गेन कर सके और अपना पैसा बचा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू टेक आउट इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि अभी बता चुका हूँ मैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, उसको मशीन को रजिस्टर करवाना चाहिए। और क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूटीज ऑफ द मैन्युफैक्चर टू सप्लाई ऑपरेटर मैनुअल विद ईच मशीन। मतलब जो मैन्युफैक्चर मशीन्स को मार्केट में उतारेगा, जो सप्लायर को देगा, और जो सप्लायर जो क्या होता है, जो ऑपरेटर खरीद रहा है उस मशीन को, तो उसके साथ उसको उस मशीन के ऑपरेटर मैनुअल भी प्रोवाइड करानी चाहिए। अब ऑपरेटर मैनुअल में जैसे मशीन के पूरा इंस्ट्रक्शन, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ से बन के आया, उसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, या पार्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज दिया रहना चाहिए, ये पूरा ऑपरेटर मैनुअल में दिया रहता है। प्लस ऑपरेटर मैनुअल में ये भी मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करना चाहिए कि ये मशीन कैसे वर्क करेगी, क्या क्या इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और क्या क्या सेफ्टी गार्ड्स हैं, और कौन सा स्विच या कौन सा लीवर कैसे वर्क करेगा, किस लीवर का क्या यूज है, ये सब ऑपरेटर मैनुअल में मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करना रहता है। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। तो आज की क्लास होप बच्चों आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।